नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में भी बोलो बोलो मुंह तो खोलो, ये जो युवाओं पर केंद्रित हमारी खास पेशकश है, इसके साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। कोरोना भाई साहब भी मौजूद हैं तो हम भी मौजूद हैं। और सुन लें कोरोना साहब कि हम लोग कोई पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं साहब। हमारा नाम है मनुष्य, और मनुष्य जाति का इतिहास जो है, जिसने भी पढ़ा है समझा है, कोरोना साहब आपने भी पढ़ा होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि नुकसान पहुंचता है, ज़रूर पहुंचता है। जब भी युद्ध होता है, चाहे वो वायरस से हो या शत्रु से हो, तो नुकसान होता है, लेकिन जीतता मनुष्य है, मनुष्य जाति है, मनुष्य सभ्यता है। और एक दिन पहले भोपाल की मैं बात करूं तो करीब 1000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं कोरोना से। और ये आंकड़ा, उम्मीद है, चिकित्सकों का भी मानना है कि डे बाय डे बढ़ेगा। तो हम लड़ रहे हैं, लड़ने के साथ सफलता के चिन्ह भी हमें दिखने लगे हैं, संकेत भी हमें दिखने लगे हैं। जाहिर तौर पर आज इसीलिए बोलो बोलो का स्वरूप भी बदला हुआ है। और आज हमारे साथ जो हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अपने घरों से और अपने अपने साधनों से, जिसको आप कहते हैं मोबाइल। और मोबाइल और इंटरनेट की ये प्रणाली, तो कोरोना जी देख लीजिएगा आपने, ठीक है, इतनी ज़रूर असर डाला है कि हम वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं युवा साथियों के घरों से। लेकिन बोलो बोलो मुंह तो खोलो, बोलेंगे भी, मुंह भी खोलेंगे और अपनी राय भी रखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे उन युवा दोस्तों की तरफ जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ रुख करता हूं और एक एक करके उनके परिचय की तरफ चलता हूं। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं अरीबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटा सा एक परिचय अपने बारे में बताएं। जी अरीबा। So since it's Ramzan, तो मैं बोलूँगी अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरीबा अशफाक एंड मैं थर्ड ईयर ऑफ बीटेक कर रही हूँ अभी। आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राइट नाउ एंड आई फील गुड टू बी हियर। जी रासमणि, अपने बारे में बताइए। जी सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रासमणि रघुवंशी है और मैं अभी अपने थर्ड ईयर में हूँ। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। अब मैं आता हूँ शैवी की तरफ। शैवी बताइए अपने बारे में। जय हिंद, दिस इज शैवी खोड़े and I am pursuing BBA first year from Bhopal School of Social Sciences. In addition to it, I am also a कथक आर्टिस्ट। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी मिलती है कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की एक स्वयं सेवक हूँ। सर वो तो मैडम, मैं जय हिंद बोलने से ही समझ गया था कि आप किसी राष्ट्रीय राष्ट्र महत्व के किसी अत्यंत पुनीत कार्य से जुड़ी हुई हैं आप। दीक्षा, आप बताइए अपने बारे में। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा मित्तल है और मैं भोपाल से ही हूँ। लास्ट ईयर मेरी लॉकडाउन के दौरान ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से, और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। चलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ। अरीबा, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगा अरीबा कि एक मुश्किल हमारे ऊपर आन पड़ी है इस वक्त, और इस मुश्किल से निपटने का जो उपाय हमें बताया गया है, वो सबसे बड़ा उपाय हमें यही बताया गया है कि कोई ढिलाई नहीं, कोई भी ढिलाई नहीं। दवा आ चुकी है, कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है और अब तो दुनिया की सारी वैक्सीन के दरवाजे भारत ने खोल दिए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, और ज़बरदस्त लापरवाही है, और ख़ास तौर से उन युवाओं की तरफ से लापरवाही बहुत अधिक है। ख़ास तौर से मेरे जो मेल साथी हैं, वो चाहे युवा हों या एल्डरली हों या मिडिल एज्ड हों, सब में हमने देखा कि ये लापरवाही है। आप किस तरह देखती हैं इस प्रॉब्लम को, और क्या आपके सजेशंस हैं कि कैसे हम इस लड़ाई को, इस जंग को जीत सकते हैं? अरीबा। ओके, तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। सो ऐसे तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस तरीके में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो आप हैं। मेन चीज आई वुड से कि अगर ये राइज इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो खुले थे अभी, जहाँ पे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे थे। लाइक मेरा पर्सनल इंस्टीट्यूशन लाइक एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हमारा कॉलेज 15 फेब को खुल चुका था। उसके बाद फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बच्चे आ रहे थे। तो जैसा कि आपने कहा कि द यूथ इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स जो इस कोरोना वायरस को बढ़ाने में वो कर रहे हैं। तो आई थिंक
इसके लिए सबसे बड़े हकदार हम हैं, अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग टू कॉलेजेस। उसके बाद जो हम मस्ती करने जाते हैं, जो हम चाय पीने जाते हैं, हम एक गैदरिंग में खड़े रहते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसने एक स्पाइक दिया है कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को। तो एक तरीका इसको रोकने का यही होगा कि हम खुद को एक क्वारंटीन, जो लास्ट ईयर एक वेव चला था कि क्वारंटीन हो जाओ, सबको बहुत फैंसी लगता था कि ओ माय गॉड क्वारंटीन हो रहे हैं। सो इफ यू थिंक कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, इफ यू थिंक कि आप बीमार, इवन इफ इट्स जस्ट अ वेदर थिंग, यू नो वेदर चेंज हुआ, मुझे बुखार हो गया, तो आप फिर भी अपने आप को क्वारंटीन करिए, बिकॉज मे बी क्या पता आप कोविड पॉजिटिव हो, एंड क्या पता आप एक कैरियर बन जाए किसी और के लिए या अपने अराउंड। तो इससे अगर एक इंसान भी प्रिकॉशन लेगा तो एक इंसान से 4 लोग को कोरोना फैलता था लास्ट ईयर तक, बट नाउ फ्रॉम 1 पर्सन 16 पीपल गेट अफेक्टेड। तो मे बी वी कैन स्टॉप दैट। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है कि कोई लापरवाही नहीं, कोई ढिलाई नहीं साहब। और जिस तरह से मैं जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था लांसेट मेडिकल जर्नल की, वो ये क्लेम कर रही है कि अब ये हवा में है पूरी दुनिया में, और अगर उनका दावा सही है तो इसका मतलब है कि अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो है मास्क। क्योंकि अब तक ये था कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है और वो कहीं बैठा है और वो खांसता है या छींकता है, तो ये जो एयरसोल्स होते हैं ये संक्रमित कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को। लेकिन अगर हवा में कोरोना है तो इसकी स्प्रेड, जिस तरह से ये बात चल रही है कि अभी ये जो कोरोना है ये अलग तरह का एक जीनोम लेकर आया है, और हो सकता है ये वही कोरोना हो जिसकी बात लांसेट मेडिकल जर्नल कर रहा हो। बहरहाल लेकिन फिर भी मैं भरोसा जताता हूँ कि हम सब इस लड़ाई में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम जीतेंगे ज़रूर। रासमणि, आप किस तरह देखती हैं इस प्रॉब्लम को? कोरोना जो ये वापस फैला है इतना ज़्यादा, उसमें किसी का बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत ही दुख की बात है, बट हम युवाओं का ही है। मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो एक्चुअली मेरे घर में मेरी मम्मी को अस्थमा है, तो इसलिए मैं तो बहुत बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे हो जाएगा तो शायद मैं रिकवर जल्दी कर भी लूँ। बट मेरे घर में मेरे पेरेंट्स तक ये चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। बट जहां मैं अपना सोशल मीडिया खोलूं आज की तारीख में, इंस्टाग्राम खोलूं, यूट्यूब खोलूं, स्पेशली जैसे सितंबर दिसंबर के मंथ में हमने देखा कि थोड़े कम हो गए थे केसेस, लोगों ने बाहर घूमना फिरना चालू कर दिया था। मेरे हर फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना कोई गोवा जा रहा है। गोवा तो ऐसे हो गया था, गो टू प्लेस हो गई थी कोविड के टाइम पे। और लोगों में पता नहीं वो क्या उत्साह आ गया था कि शायद हम एक बड़े पैंडेमिक से बच गए हैं, तो चलो पार्टी करते हैं, चलो घूमते हैं। लोग ट्रिप्स पे जा रहे थे, और जितने भी लोग वापस आए हैं वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर ही आए हैं। कोई एयरपोर्ट पे इन्फेक्ट हो गया, कोई घर आके इन्फेक्ट हो गया। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे घरों में जो हमारे बूढ़े लोग हैं, हमारे दादा दादी हैं, या हमारे पेरेंट्स भी, बहुत से पेरेंट्स डायबिटीज के शिकार हैं, और उनपे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है हमारी केयरलेस एक्शन की वजह से। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, स्पेशली युवा। हम कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने एक्शंस और हमारा आना जाना ही तो कंट्रोल करना है हमें बाहर। और आप जैसा कह रहे हैं कि हवा में है कोरोना, अब तो हमें पता भी नहीं कि हमने क्या टच किया, किससे मिले, क्या पिया, क्या खाया जिससे ये फैल रहा है। जब स्टार्ट हुआ था हम जितने प्रिकॉशन तब ले रहे थे, शायद क्योंकि हमें लग रहा था मोर्टेलिटी रेट कम है, लोगों को इतना, लोग जल्दी, बस 14 ही दिन की तो बात है, आप घर में रहिए फिर ठीक हो जा रहे हैं, तो लोगों ने इसे थोड़ा हल्के में ले लिया, और सबसे ज्यादा युवा ने। वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल रासमणि, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि आप उन इनोसेंट लोगों को इसका शिकार मत बनाइए, क्योंकि आपको फ्रीडम है, शायद आप नौकरी करते हैं, आप 20 से 35 साल के हैं, आपको घर में रोकना मुश्किल है, लेकिन कृपया 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 अपने घर सुरक्षित लौटिए। अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो उन सुरक्षा इंतज़ामों के साथ बाहर जाइए और उन्हीं के साथ घर में लौटिए, क्योंकि आपकी दादी, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपकी माँ जिनको कुछ प्रॉब्लम है अगर वो 50 साल से ऊपर हैं, आपके पिता, इनके लिए अगर आप कोरोना लेके घर लौटते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप भी शायद ज़िंदगी भर अपने को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी ये गलती आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती और उनके प्राण के संकट के तौर पर भी आ सकती है। दीक्षा, आप किस तरह देखती हैं? एक क्विक रिएक्शन आप। सर, जैसे बाकी मेरे 2 दोस्तों ने बताया कि कोरोना का सबसे बड़ा फैलने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत केयरलेस हो गए थे। पहले हम फिर भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेते थे, केयरफुल रहते थे,
पर अब जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, बाकी लोग ठीक हो रहे हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे, हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी है। लेकिन क्या पता, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप इम्यून हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में वही वायरस किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं जो शायद इम्यून नहीं है, तो आपकी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं दूसरे लोग सफर कर रहे हैं। और इसका दूसरा बड़ा रीजन ये भी है, जैसे बीच में अभी एग्जाम्स के ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही थी कि ऑफलाइन होंगे एग्जाम्स, ऑनलाइन होंगे एग्जाम्स। कई जगह ऑनलाइन एग्जाम्स हुए भी हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा केसेस एक बच्चे से सब बच्चों में फैले। कहीं ना कहीं वो भी रीजन था। और आजकल हमें ऐसा लगता है कि यार घर पे बैठा नहीं जा रहा, बाहर चाय पी के आ जाते हैं या दोस्तों से मिलाते हैं। मैं मानती हूँ घर में रहना अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन आज के टाइम पे ये नीड ऑफ द आवर है कि आज हमें घर में रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं है हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि शायद हम किसी और को वो चीज ट्रांसफर कर दें और शायद किसी और को हमारे कारण नुकसान पहुंचे। तो हमें केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बढ़िया आपने भी, हम युवाओं को। वेरी ट्रू, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात कही। मैं शैवी की तरफ आता हूँ। शैवी चूँकि एक ऐसे कार्यक्रम से भी जुड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का कार्यक्रम है। शैवी, क्या कहेंगे आप? मेरा भी कहना यही है कि युवा जो है इस सिचुएशन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यूथ है जो पूरी सोसाइटी को गाइड करता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट एज ए यूथ ने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले लिया कि ठीक है, कोविड है, सब रिकवर कर रहे हैं, इट्स ऑल फाइन। और सबसे बड़ा मिथ जो एक यूथ के बीच में था, दैट वी विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस कोविड। बट पॉइंट अभी ये नया पॉइंट आ रहा है कि यूथ और जो चिल्ड्रन है छोटे छोटे, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं सेकेंड वेव में। तो हम खुद भी इफेक्ट हो रहे हैं, और जो हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हम बहुत जल्दी ट्रांसमिट कर रहे हैं ये वायरस। तो हम ना उनके लिए, अपने लिए ना सही तो उनके लिए है कि हमको घर पर रहना चाहिए, वी शुड स्टे एट होम। और हम अगर वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सो वी आर हैविंग अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, सो वी शुड अवॉइड गेटिंग आउट ऑफ आवर हाउस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि हाथ उठाकर मुझे बताइए, आप लोग धीरे से मुझे ये बताइएगा कि फिंगर ये रेज करके कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये जो दूसरी लहर आई है, लहर तो आनी ही थी जैसी पूरी दुनिया में आई, लेकिन आप में से कितने लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या आप मानते हैं कि ये समाज की ही लापरवाही है, ये दूसरी लहर को एक प्रचंड रूप देने में, या कुछ लोग इससे डिफर भी करते हैं? रासमणी सहमत हैं, अरीबा सहमत नहीं लगती हैं? सहमत हैं। अच्छा, आपका ओपिनियन मैं नहीं समझ पाया, आप क्या मानती हैं कि ये हमारी ज़्यादा बड़ी लापरवाही के कारण ये बढ़ा है, या आप कुछ और राय रखती हैं? जी सर, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही थी इसमें। लास्ट ईयर तक हम फिर भी घर के अंदर रह रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ता गया, लोग केसेस बढ़ रहे थे लेकिन लोग ठीक भी हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी बढ़ गई कि यार सब लोग ठीक तो हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। तो वो बहुत एक रिस्की पॉइंट था जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा रिस्क ले ली। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं अब आता हूँ दूसरे कंस्ट्रक्टिव पार्ट की तरफ, जिसकी उम्मीद हम आपसे, आप युवाओं से बहुत ज़्यादा रखते हैं। अभी एक कमेटी भी बनी है जिसमें मेरा भी छोटा सा विनम्र कंट्रीब्यूशन रहा एक मेंबर के तौर पर मध्य प्रदेश में। और इस कमेटी से ये अपेक्षा रखी गई कि ये राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज जी को ये अपने सुझाव देने का प्रयास करें कि किस तरह से हम सिचुएशन से निपटें। मैं ये जिम्मेदारी आप चारों को भी सौंपता हूँ, और मैं अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम काफ़ी देखा जाता है और संभवतः बात मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचेगी। तो आप किस तरह से, आपको लगता है कि सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या पॉजिटिव सजेशंस हो सकते हैं, और ये सारे सुझाव वो होने चाहिए जो फिजिबल हों, जो व्यवहारिक हों, जो ज़मीन पर उतर सकें? सबसे पहले अरीबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या सोचती हैं आप?
तो सर जैसे कि कहना है ना कि अगर हमें चेंज लाना है तो हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगी मेरे सामने वाला चेंज लाए तब मैं उस चेंज को इम्प्लीमेंट करूंगी। मुझे खुद उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल अगर फीजिबल तरीका है, जैसे कि राइट नाउ अभी हमारा फेस्टिवल चल रहा है एंड उसके बाद ईद आएगी, तो ईद पे नए कपड़े पहने जाते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे रमजान एंड में आएगा लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे नए कपड़े खरीदने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर ईद में नए कपड़े पहनो। अगर आप सिचुएशन देख रहे हो आपके बाहर जाने से सिर्फ आप खुद को इफेक्ट नहीं करोगे, आप अपने सराउंडिंग को इफेक्ट करोगे। तो अगर आप इस ईद एक पुराना कपड़ा पहन लोगे तो आपकी ईद बेकार नहीं जाएगी। आप वही कपड़ा पहन सकते हो और तब बाहर। कमाल है बेटा, वाह वाह, बहुत वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा सजेशन है। एंड सलाम आपको, आप कि रमज़ान के पाक मौके पर एक बहुत खूबसूरत और पाकीज़गी से भरी सलाह आपकी तरफ से। जी मानिए साहब इसको। जी बोलो बोलो अरीबा। हाँ, तो सर ये एक छोटा चेंज है। फिर उसके बाद एक महीने का, जैसे कि रमजान के बाद एक महीने का ब्रेक आ जाएगा एंड देन चीजें खुलना फिर से शुरू हो जाएंगी। लाइक जैसे कि अभी जो लॉकडाउन लगा है इट्स मेनली बिकॉज ऑफ, इफ यू सी, फर्स्ट कोरोना पेंडेमिक जो बढ़ रही है, सेकंड जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस गैदरिंग जो हर जगह होंगी, विच इज अ वेरी गुड स्टेप कि गवर्नमेंट ने लिया है कि वो ये चीज रोक रहे हैं कि पेंडेमिक ना बढ़े। बट मेरा यह मानना है कि किसी चीज शुरू होने से पहले उस टाइम आप लॉकडाउन मत लगाओ, उससे एक हफ्ता पहले लगाओ, बिकॉज सबको पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है तो भीड़ हर जगह जमा हो रही होती है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मे बी आफ्टर अ मंथ लोग फिर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, लोग फिर से जाना शुरू हो जाएंगे। पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने रखा है तो उसको एक्सटेंड करिए, आप इतना कंट्रोल करिए कि वो चीज बढ़े ना। क्योंकि नॉर्मली लॉकडाउन तब लगता है जब कोई चीज आने वाली होती है। अभी होली आने वाली थी तो उसके एक दिन पहले उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। एक दिन पहले लगाने का कोई पॉइंट नहीं होता, बिकॉज जिसको जो मस्ती करनी थी, जिसको जहां जाना था वो जा चुका है। बहुत आपको, और मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करूँगा कि अरीबा आपने खुद, आप इस्लाम की फॉलोअर हैं और उसके बाद एक बहुत क्रिएटिव सुझाव आपकी तरफ से आया है। और मैं आपको भी बता दूं और जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि एक और बड़ी काम की चीज़ जो हमें पता चली, क्योंकि हमारी भी क्यूरियोसिटी थी, हमने शहर मुफ्ती भोपाल से बात की और उनसे जानना चाहा कि क्या रोज़ा जो रखते हैं इस पवित्र रमज़ान के महीने में, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं। तो उन्होंने शरीयत की रोशनी में ये तला दी कि बिल्कुल बेहिचक, इस्लाम में, शरीयत में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि सेहत की हिफाजत करना हर इंसान का एक बुनियादी अधिकार है और बेहिचक रोज़ा रखते हुए वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए मैं आता हूँ शैवी की तरफ। शैवी, आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हैं। मैं आप चारों की ही राय जानूंगा जल्दी जल्दी से, लेकिन अगर सरकार ये तय करे, जैसा हम यूरोप के कुछ देशों में देखते हैं कि हर घर से वॉलंटियरली, आप तो शायद तुरंत तैयार हो जाएंगी, बाकी मित्रों का मुझे पता नहीं जो यहाँ हैं। जी, मुझे बिल्कुल राजी होंगी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की एक स्वयं सेवक होने के नाते। और मुझे बताकर खुशी होगी कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने टीका महोत्सव मनाया, जिसमें हम लोगों ने जाकर जो केंद्र थे जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही थी वहाँ पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। हमने उनको अवेयर किया कि आपको किस सेकेंड डोज कब लेना है, इसको लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ जाके सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज और ये सारी देख के हमने टीका महोत्सव में काम किया। और मैं चाहूंगी कि सारे युवा इस कार्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये देश के प्रति एक बहुत बड़ा जागरूकता का कार्य होगा। तो हमको बिल्कुल चलिए मैं आपके मित्रों से भी पूछ लेता हूँ। आपने तो बढ़ चढ़कर टिप्पणी कर दी, लेकिन कुछ लोगों की व्यवस्थाएं भी हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले रासमणी से हमारी बात हो रही थी कि उनकी माताजी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो वो कंसर्न है बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसी जगह हम ज़रूर हम चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन अधिक, रासमणी आप किस तरह सोचती हैं? जहाँ मजबूरियाँ हैं वहाँ उन मजबूरियों को देखा और समझा जा सकता है, लेकिन युवाओं का कंट्रीब्यूशन भी तो होना ही चाहिए इस समस्या से निपटने। जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमति रखती हूँ। इवन अगर मेरे घर में भी मेरी चिंताएं हैं कि मेरे पेरेंट्स को लेके या मेरी मम्मी को लेके, स्टिल मैं अपने सोसाइटी के लिए तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए बिल्कुल, स्पेशली अभी जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम चेंजेस को, तो लोगों के लिए मेरे 2 सजेशन है। एक तो पहली बात, अगर आपको लग रहा है, देखिए अभी ऐसा माहौल है, सबको समझ आ जाता है कि शायद हमें कोरोना हो सकता है, बुखार है, थकान है वगैरह, पहली चीज उसे छुपाए ना।
मैंने अपने आसपास बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोग ये बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं किस डर से टाल रहे हैं हॉस्पिटल जाना या किसी से सलाह लेना। वो ना करें, सब आप ही के बेटरमेंट में है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को टेस्ट कराएं। मुझे लगता है कि अगर आपको जरा सा भी शक है, जरा सा सुबह उठ के भी सिर दर्द हो रहा है, तो आप उसी दिन अपना टेस्ट करा लीजिए, बहुत ही आप निश्चय हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत अपने को ऑब्जर्व करिए, अच्छा खाइए पिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बीमार है तो आपको घर में रहना जरूरी है, बिल्कुल अभी बाहर मत ही जाइए। सरकार से मेरा ये निवेदन है, फर्स्ट जिन लोगों को, जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी सर्विलेंस प्रॉपरली होनी चाहिए। अभी सिर्फ 14 दिन के बाद उनको छूट है, जरूरी नहीं है उनका टेस्ट कराना कि वो नेगेटिव है या नहीं, वो गलत बात है। मुझे लगता है एक्टिवली सर्विलेंस उन लोगों की होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो गए हैं। 14 दिन के बाद उन्हें क्या सिम्टम है क्या नहीं, और उनकी नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लेनी चाहिए, तब उसके बाद ही उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जी, बिल्कुल ठीक कहा जैसे आपने। जैसे वैक्सीन कुछ उम्र के लोगों को ही दी जा रही थी, जैसे हमने अभी बात करी कि युवा सबसे ज्यादा फैला रहे हैं या युवा का सबसे ज्यादा रोल है इस चीज के ट्रांसमिट होने में, तो मुझे लगता है वैक्सीन जो लगवा सकता है, जिसे जो अप्रोच में है वो लगवा ले। ये एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, इससे मैक्सिमम लोगों को लगेगी, स्पेशली युवा को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो एटलीस्ट दूसरे को ट्रांसफर ना करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये, क्योंकि अब ये प्रोविज़न हो गया है कि आप अगर स्वस्थ हो गए हैं तो रिपोर्ट की बाध्यता वाला जो मसला था उसमें ढिलाई है, और कई बार ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि वायरस आपके शरीर में क्या मौजूद है ये एक बड़ा सवाल है। तो ये एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव सुझाव है आपका। दीक्षा, आप कैसे देखती हैं? फिर मैं शैवी से भी जल्दी से जान लूँगा क्या सजेशंस हैं आपके। दीक्षा। तो पिछले साल और इस साल में हमारे पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन कई लोग वैक्सीन लगवाने में भी डर रहे हैं। जैसे मेरे आसपास के ही बहुत लोग हैं जो ऐसे हैं कि यार दूसरों को लगवाने देते हैं, देखते हैं फायदा होता है या नहीं, फिर हम लगवाएंगे। कई लोग डर भी रहे हैं वैक्सीन लगवाने में, लेकिन और कई लोग हड़बड़ा रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी है, हमें बुखार आ रहा है, तो ये चीज सही नहीं है। लेकिन मैं उनको ये चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपको वैक्सीन लग रही है, अगर आपको बुखार या कुछ भी हो रहा है, उसका मतलब है कि वैक्सीन आपकी बॉडी, आपकी सेल पे काम कर रही है। तो पहली चीज तो आपको वैक्सीन लगवाने से डरना नहीं है। दूसरी चीज, जब वैक्सीन, कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अगर वैक्सीन का सेंटर अलॉटेड है तो सारे लोग एक ही जगह भर भर के जा रहे हैं, हड़बड़ा के जा रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि उसी एरिया, जैसे भोपाल में ही कोई एरिया है, उस एरिया में अलग अलग 10 स्पॉट्स रख दीजिए जहाँ पे अलग अलग वैक्सीन लगेगी एक पर्टिकुलर लिमिटेड पीपल लोगों को। तो सब लोग एक जगह नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन दीक्षा, एक आपने जो बात कही उसमें मैं ज़रूर ये ऐड करूँगा, क्योंकि भारत एक बड़ी इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, दुनिया में दूसरे नंबर में हैं हम। इसमें हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में अगर ज़रा समस्या हो, जैसे आपने कहा कि अगर बुखार आ गया है, तो ये मैंने देखा लोगों में बड़ा परसेप्शन है, ख़ास तौर से उन लोगों में जो बहुत सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। बोले भैया मोए तो लगो तो बुखार आ गो, मतलब फिट है एकदम, वैक्सीन सही वाली है, सही लगी। और जिसको नहीं लगी, बेचारे दीना नाम को नहीं लगी, दीना राम जी को, दीना अगर मोए पानी से भरो तो नहीं लगा दई, ऐसा तो नहीं होगा कछु पानी भर के लगा दी सिंपल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भैया, ना पानी भरी है ना बुखार आ गया तो राइट है, बुखार नहीं आया तो रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं है। ये शरीर पर निर्भर करता है। कई बार कुछ लोगों को फीवर आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन अच्छी खराब है। वैक्सीन हमेशा बढ़िया है, फिट है। शैवी, आपके सुझाव। मैं यही पॉइंट बोलना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन लगवाए, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और उसको डोज को कंप्लीट किया जाए। उसके 2 डोज हैं, दोनों लगवाए जाएं और उसको लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो रही। और दूसरा पॉइंट, अगर हम कोविड इस सिचुएशन से मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग खुद होकर बाहर ना निकले, ताकि इस लॉकडाउन की ज़रूरत ना पड़े, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारे स्टेट की और हमारे कंट्री की, वो इफेक्ट ना हो, जिससे हमारे जीडीपी को बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है जीडीपी में। तो हम खुद होकर अननेसेसरीली बाहर ना निकले, ताकि गवर्नमेंट को ये लॉकडाउन फिर से ना लगाना पड़े और हम थर्ड वेव फेस ना करें।
सो हम लोग ही होंगे जो इसको कंट्रीब्यूट कर पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण Sir, सुझाव है। हाँ अरीबा, बिल्कुल बोलिए, अरीबा बोलिए। सर मुझे एक चीज ऐड करना था, जैसे दीक्षा ने बोला था कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं वो भी बिना प्रिकॉशन लिए घूम रहे हैं, तो मुझे एक डाउट क्लियर करना, एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना है कि अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो या फर्स्ट डोज लगा रहे हो या सेकंड डोज लगा रहे हो, उसके बाद आप कंप्लीटली इम्यून हो कोरोना से, आप इम्यून नहीं हो, लेट मी ब्रेक द आइस फॉर यू। आप कि बस एक जैसे कि इफ आई एम राइट नाउ 100% अगर मुझे कोरोना हो सकता है, वैक्सीन लगाने के बाद मेरे चांसेस आर रिड्यूस टू जस्ट 20%। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है एंड उसके बाद भी आप एक कैरियर बन सकते हो। आपको फर्स्ट डोज के बाद भी हो सकता है कोरोना, सेकंड डोज के बाद भी हो सकता है। आप बस एक इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हो, आप उससे इम्यून नहीं हो रहे हो, यू जस्ट बिल्डिंग अ मैकेनिज्म नॉट अ वॉल। वेरी ट्रू। अरीबा, अगर आपको बुलाया जाए कि अरीबा आइए थोड़ी सेवा कीजिए, आप राजी होंगी? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा मुझे, आप बहुत हाँ। पर्सनली तो मैं चाहूंगी, बट आई एम एन एस्थमेटिक पर्सन माई सेल्फ, मुझे ब्रोंकाइटिस आस्थमा है, तो मेरे घर पे फैमिली है, इन केस आई गेट इट तो वो मेरी दादी और मेरे उनको हो सकता है। दीक्षा, आपसे भी क्विक एक रिस्पॉन्स, अगर बुलावा आता है कि दीक्षा जी चलिए, तो दीक्षा जी क्या कहेंगी? सर मैं बिल्कुल जाऊंगी, लेकिन पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाऊंगी। क्या बात है। और ये प्रिकॉशंस लूंगी कि अगर मैं कैरियर हूँ तो वो मेरे घर तक ना आए, कि अगर मेरे फैमिली मेंबर है तो मैं आगे भी प्रिकॉशंस लूंगी कि आगे किसी को ना। चलिए, हम उम्मीद के साथ इस एपिसोड को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा, बचपन से ये गीत मुझे हमेशा उम्मीद से भरता रहा है, मेरे फेफड़ों में जैसे ताज़ी हवा भर जाती है। मैं आप सबके साथ चाहूँगा कि हम सब ये गीत गुनगुनाएं एक साथ, हम होंगे कामयाब। तो शुरू कीजिए, रासमणि शुरू करिए, आपके सुर में मैं भी बाकी 3 साथियों के साथ सुर मिलाता हूं, हम होंगे कामयाब। जी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से मिलकर मुझे लगा ही नहीं कि कोरोना का कोई तनाव है, और यही यूथ का वो पावर है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि उसकी मुस्कुराहट में, उसकी खिलखिलाहट में, उसके कॉन्फिडेंस में इतनी ताकत है कि कोरोना कहीं दुम दबाकर भी भाग जाएगा। ये तो डायलॉग वाली बात हुई सर, लेकिन सावधान रहिए, और फिर मिलेंगे हम जल्दी, क्योंकि अब हमने रास्ता ढूंढ लिया है। ये डिजिटल जो मीडियम है, हम पहुंचेंगे आप तक और अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुभकामनाएं। अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें पेरेंट्स और फैमिली के साथ, और मुझे भी दीजिए इजाजत। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।